4 दिन पहले इद्दत मुकम्मल हुई और टशन देखो लड़की के। शादी में आई औरतें उर्वा को देख बातें करने लगी। वो दिल बर्दाश्त न होते अलग टेबल पर जा बैठी। तभी हनैन शाह की नजर इसके सोगवार हुस्न पर पड़ी। एक्सक्यूज मी, मुझे लैपटॉप यूज करना है, थोड़ी देर यहां बैठ सकता हूं? इसके सर हिलाने पर वो बराबर वाली कुर्सी पर बैठा। लैपटॉप पर नजर पड़ते उर्वा से सब्र ना हुआ। आपका ग्रैंड टोटल गलत है। स्टाफ की सैलरी 17 नहीं 15 लाख बनती है। इसकी निशानदही पर हुनैन शाह की पेशानी पर बल पड़े, मगर चेक करने पर उर्वा की बात सही निकली। वो इसकी जहानत से मुतासिर हुए बिना न रह सका। मुझे पर्सनल सेक्रेटरी चाहिए, चाहे तो अब मुझे ज्वाइन कर सकती हैं। वो अपना कार्ड इसकी तरफ बढ़ा रहा था कि अचानक वहां मगरिब की अजान गुजरे कुछ ही देर हुई थी। उर्वा ने आईने में आखिरी बार खुद को देखा। सफेद दुपट्टा सर पर सलीके से जमा हुआ था, मगर चेहरे पर फैली वीरानी किसी पर्दे से नहीं छुप सकती थी। दिल चाह रहा था दरवाजा बंद करके इससे कमरे में बैठी रहे, किसी का सामना न करे, किसी की हमदर्दी न सुने, किसी के अफसोस के अल्फाज दोबारा इसके जख्म न छेड़े। मगर मां की बात भी गलत नहीं थी। 2 बार आकर समझा चुकी थी कि दुनियादारी निभानी पड़ती है। इसी मजबूरी के तहत वो दरवाजा खोलकर ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। इसे देखते ही कमरे में मौजूद तमाम लोग एहतरामन खड़े हो गए थे। उर्वा ने धीमी आवाज में सलाम किया और नसें झुकाए करीब पड़े सोफे पर बैठ गई थी। अभी चंद लम्हे भी नहीं गुजरे थे कि नसीम बेगम इसके बराबर में आकर बैठ गईं। इन्होंने बड़ी शफकत से इसके सर पर हाथ रखा और नम आंखों से बोली, खुदा तुम्हें सब्र दे बेटा। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी भर नहीं पाते, बस इंसान इनके साथ जीना सीख लेता है। उर्वा ने लब भींच लिए। नसीम बेगम की उंगलियां इसके सर पर आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही थी। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है, खुदा तुम्हारे शौहर की मगफरत फरमाए और तुम्हारे दिल को सुकून दे। उर्वा ने सर झुका लिया। जवाब देने की हिम्मत इसमें नहीं थी। फिर एक एक करके खानदान के बाकी अफराद इसके पास आने लगे। किसी ने सर पर हाथ रखा, किसी ने कंधे पर। बेटा खुदा आसानियां पैदा करे, वक्त के साथ सब बेहतर हो जाएगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हर जुमला जैसे इसके दिल पर एक नया बोझ रख रहा था। वो जानती थी सब मोहब्बत से कह रहे, मगर हर बार शौहर का जिक्र सुनते ही इसके सीने में अजीब सा दर्द उठता था। निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी, ताल्लुक कायम नहीं हुआ था, मगर इसके बावजूद वो इस रिश्ते की हुर्मत और तकद्दुस को दिल से मानती थी। इसीलिए इसने इद्दत भी पूरी की थी, चाहे बहुत से लोग इसे जरूरी ना समझते। वो खामोश बैठी थी कि अचानक कमरे के कोने से गूंजदार मर्दाना आवाज सुनाई दी। बुरा नहीं मानेगा उर्वा, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। सबकी नजरें इसकी तरफ उठ गईं। हनैन शाह खामोशी से बैठा हुआ था, वजी चेहरा, गहरी आंखें और बेहद रोबदार शख्सियत। वो इसका खाला जात था। वो सीधा उर्वा को देख रहा था। वो बोला, जब आपकी रुखसती नहीं हुई थी तो फिर आपने इद्दत क्यों की? या फिर आप अपने शौहर के साथ इज़्दवाजी ताल्लुक कायम कर चुकी थी? वो एक बिजनेसमैन था, एक आजाद ख्याल मर्द, जिसके लिए ये बातें बहुत मामूली थी, मगर वो नहीं जानता था इसके अल्फाज किसी के दिल को किस तरह छलनी कर चुके थे। इसके अल्फाज खत्म होती पूरा कमरा जैसे साकित हो गया। उर्वा ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। आंखों में हैरत थी, दुख था और शायद थोड़ी सी बेयकीनी भी, जैसे से यकीन ना आ रहा हो कि किसने इस लम्हे ये सवाल पूछ लिया। वो कुछ बोलने वाली थी कि नसीम बेगम गुस्से से पलटी। हसनैन, इनकी आवाज में सख्ती थी। ये क्या तरीका है बात करने का? हसनैन खामोशी से इन्हें देखने लगा। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या पूछा है? नसीम बेगम ने नाराजगी से कहा, एक लड़की पहले ही दुख में डूबी हुई है और तुम इससे ऐसे सवाल कर रहे हो। अगर हमदर्दी नहीं कर सकते तो कम से कम खामोश रहो। अम्मी, मेरा मकसद कुछ भी हो, हर बात का एक वक्त और तरीका होता है। नसीम बेगम ने इसकी बात काट दी। ये कोई सवाल करने का मौका नहीं है। कमरे में मौजूद बाकी लोग भी बेचैनी से एक दूसरे को देखने लगे थे। उर्वा ने महसूस किया था जैसे सबकी नजरें इस पर जम गई हों। इसका दिल भर आया था। वो जानती थी हसनैन शायद हकीकत जानना चाहता था, मगर इस सवाल ने इसके दिल के बंद दरवाजे पर ऐसी चोट लगाई थी कि आंखों में नमी तैरने लगी। इसने गहरा सांस लिया, खामोशी से सोफे से खड़ी हुई। नसीम बेगम फौरन इसकी तरफ मतवज्जो हुई। बेटा, मगर उर्वा ने बस हल्का से सर हिला दिया। मैं ठीक हूं आंटी, ये काम सवाल है, मगर फिलहाल मैं इसका जवाब नहीं देना चाहती। ये मेरा जाती मसला है। इसकी आवाज बहुत धीमी थी, इतनी धीमी कि जैसे किसी ने दिल की गहराइयों से खींच कर निकाले हो। फिर इसने एक लम्हे के लिए हसनैन की तरफ देखा। इसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक ऐसी थकन थी जो शायद महीनों के सब्र के बाद जन्म लेती है।
اگلے لمحے وہ پلٹی اور خاموش قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پیچھے پورا کمرہ خاموش تھا اور اس خاموشی میں ہر شخص کو پہلی بار احساس ہوا تھا کہ بعض سوالوں کے جواب الفاظ میں نہیں، صرف آنکھوں کے درد میں ملتے ہیں۔ لیکن ایک شخص تھا، حسنین شاہ، جو ابھی سوال کا جواب چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب ہی چمک تھی، نہ جانے کیوں نسیم بیگم کو اپنے بیٹے کا یہ انداز کھٹکتا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے، تمام مہمان جا چکے تھے۔ گھر میں پھیلی خاموشی عجیب سی ویرانی کا احساس دلا رہی تھی۔ عروا اپنے بستر پر بیٹھی تھی، اس کی گود میں دانش کی تصویر رکھی ہوئی تھی۔ لرزتی انگلیاں بار بار تصویر کے کنارے کو چھو رہی تھیں، جیسے وہ یقین کرنا چاہتی ہو کہ یہ سب ایک ڈراؤنا خواب ہے اور ابھی دانش دروازہ کھول کر اندر آ جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع تھے۔ وہ ایک پڑھی لکھی، سمجھدار اور مضبوط لڑکی تھی، مگر بعض صدمے انسان کی ساری مضبوطی چھین لیتے ہیں۔ دانش کی موت نے اس کے اندر جیسے کچھ توڑ دیا تھا۔ اس نے کتنی چاہت سے اس رشتے کو قبول کیا تھا، کتنے خواب سجائے تھے، کتنی دعائیں مانگی تھیں۔ اس سے کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا کہ نکاح کے چند ہی دن بعد وہ اس کے نام کی بیوہ کہلائے گی اور ایک دن اس کی عدت بھی ختم ہو جائے گی۔ آج پہلی بار اسے شدت سے محسوس ہوا تھا کہ اب قانوناً اور معاشرتی طور پر بھی دانش کے نام سے وہ الگ ہو چکی ہے، اور یہی احساس اس کے دل کو چیر رہا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا، شاہدہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ انہیں دیکھتے ہی عروا نے جلدی سے تصویر تکیے کے نیچے رکھ دی۔ شاہدہ بیگم آ کر اس کے برابر میں بیٹھ گئیں۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد انہوں نے گہرا سانس لیا۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی عروا۔ عروا نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا۔ امی؟ ہاں، غلطی۔ عدت پوری کر کے تم نے لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع دے دیا۔ آج بھی سب یہی باتیں کر رہے تھے، کوئی کچھ سوچ رہا ہے، کوئی کچھ۔ اور تم نے دیکھا حسنین شاہ نے تم سے سوال کر ہی لیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے وہ کتنا رئیس ہو چکا ہے۔ تمہاری خالہ مزید بلندیوں پر پہنچ گئی ہوں گی۔ عروا کے چہرے پر تھکن پھیل گئی۔ وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولی، خالہ، آسمان کی بلندی پر پہنچنے یا زمین کی تہ تک پہنچنے میں مجھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حسنین شاہ صرف میرے لیے ایک عام انسان ہے، اور رہی لوگوں کی بات، لوگ کیا سوچتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے۔ شاہدہ بیگم کی آواز بلند ہوئی۔ کل کو تمہاری دوسری شادی کی بات آئے گی تو یہی سوال اٹھیں گے۔ لوگ باتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ عروا نے نم آنکھوں سے نے دیکھا۔ دانش میرا شوہر تھا امی۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میرا فرض تھا کہ میں اس کے نام کی عدت پوری کرتی، مگر ضرورت نہیں تھی، میرے دل کو ضرورت تھی۔ عروا نے پہلی بار مضبوط لہجے میں کہا۔ اس نے کبھی مجھے تکلیف نہیں دی، ہمیشہ میری عزت کی، میری ہر بات سنی، میری خوشی کا خیال رکھا۔ وہ اچھا انسان تھا امی، بہت اچھا انسان تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں کیسے ایسے ظاہر کر دیتی کہ جیسے اس کی جانب سے کچھ بدلا ہی نہیں؟ شاہدہ بیگم نے بیزاری سے سر ہلایا۔ زندگی جذبات سے نہیں چلتی عروا، حقیقتیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ میں حقیقت ہی تو دیکھ رہی ہوں، پروتے ہوئے بولی۔ حقیقت یہ کہ میں نے ایک ایسا انسان کھو دیا جسے میں نے دل سے قبول کیا تھا، اور حقیقت یہ بھی ہے کہ تمہیں آگے بڑھنا ہوگا۔ شاہدہ بیگم نے سختی سے کہا، تم ابھی جوان ہو، تمہاری زندگی ختم نہیں ہوئی۔ عروا نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ میں نے کب کہا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے؟ لیکن ہر وقت دوسری شادی، دوسرا رشتہ، لوگوں کی سوچ، آخر کیوں؟ وہ سسک اٹھی۔ کبھی کسی نے یہ پوچھا کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے؟ شاہدہ بیگم خاموش رہیں۔ عروا نے روتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بس کر دے امی، خدا کے لیے بس کر دے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ ہر کوئی مجھے سمجھا رہا ہے، ہر کوئی مجھے بدلنا چاہتا ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں ابھی دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے کچھ وقت چاہیے، صرف کچھ وقت۔ شاہدہ بیگم نے اسے چند لمحے دیکھا، پھر ناراضگی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وقت کے ساتھ تمہیں میری بات سمجھ آ جائے گی، اتنا کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ عروا نے انہیں نہیں روکا۔ دروازہ بند ہوتے اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ تکیے کے نیچے سے دانش کی تصویر نکال کر اپنے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ آج اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دنیا اس سے دانش کو دوسری بار چھین رہی ہو۔ پہلی بار موت نے چھینا تھا، اور دوسری بار لوگ اس کی یاد کو اس کے دل سے نکالنے پر تلے ہوئے تھے۔ لیکن انسان کی یادیں نہ کبھی مٹتی ہیں، نہ کبھی وہ مٹانا چاہتی تھی۔ صبح کا وقت تھا۔ حسنین شاہ آفس کے لیے مکمل تیار ڈائننگ روم میں داخل ہوا تو سامنے نسیم بیگم خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ حسنین نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا، پھر حسب معمول دھیمے لہجے میں سلام کیا۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام، نسیم بیگم نے مختصر جواب دیا۔ حسنین اپنی مخصوص سربراہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ملازم نے ناشتے کی پلیٹ اس کے سامنے رکھی، مگر اس نے ابھی کھانے کی طرف توجہ نہیں دی۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کی ماں کسی بات پر ناراض ہیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد نسیم بیگم نے گہرا سانس لیا۔ تمہیں کل عروا سے وہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ حسنین نے بغیر کسی تاثر کے انہیں دیکھا۔ کون سا سوال؟
तुम अच्छी तरह जानते हो कौन सा सवाल। इनकी आवाज में नाराजगी वाज़ेह थी। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी बात से इस बच्ची को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। हसनैन ने कुर्सी की पूछ से टेक लगा ली। अम्मी, मैंने कोई गाली नहीं दी थी, सिर्फ एक सवाल पूछा था। हर सवाल पूछने के लिए नहीं होता हसनैन, नसीम बेगम ने फौरन जवाब दिया। कुछ बातों का ताल्लुक इंसान की इज्जत, इसके दुख और इसकी निजी जिंदगी से होता है। इसमें कौन सी ऐसी बात थी? हसनैन ने संजीदगी से कहा, हर इंसान के ज़हन में यही सवाल आता, अगर रुखसती नहीं हुई तो फिर इद्दत क्यों की? मैंने सिर्फ वही पूछ लिया जो बाकी सब सोच रहे थे। फर्क यह है कि बाकी सब ने सोचा और खामोश रहे। नसीम बेगम बोली, तुमने इसके जख्म पर उंगली उठाई है। हसनैन ने नाश्ते की प्लेट एक तरफ सिरकाई। अम्मी, वो पढ़ी लिखी लड़की है, इतनी कमजोर तो नहीं होगी कि एक सवाल से टूट जाए। नसीम बेगम के चेहरे पर अफसोस उभर आया। यही तुम्हारी गलतफहमी है बेटा। हसनैन खामोशी से इन्हें देखने लगा। पढ़ी लिखी औरत भी दिल रखती है, तालीम इंसान को एहसास से आजाद नहीं कर देती। इन्होंने धीरे से कहा, शोहर का मरना, चाहे रुखसती हुई हो या ना हुई हो, औरत के दिल में एक खला छोड़ जाता है। हसनैन की आंखों में पहली बार संजीदगी गहरी हुई। नसीम बेगम बोलती चली गई, तुम मर्द हो, शायद तुम्हारे लिए ये बात इतनी बड़ी ना हो, लेकिन एक औरत जब किसी मर्द को अपना शौहर मान लेती है तो दिल के कई दरवाजे इसके नाम कर देती है। कुछ रिश्ते जिस्म से नहीं, एहसास से जुड़ते हैं। हसनैन ने नजरें झुका ली। मैंने इस नियत से नहीं पूछा था कि इसे तकलीफ पहुंचे, लेकिन पहुंची ना। नसीम बेगम ने नरमी से कहा, तुमने इसकी आंखें नहीं देखी थी, वो एक लम्हे में कितनी खामोश हो गई थी। हसनैन को अचानक उर्वा का चेहरा याद आया। वो खामोश निगाहें, वो दबी हुई नमी, वो तकलीफ जो इसने छुपाने की कोशिश की थी। मैं सिर्फ हकीकत जानना चाहता था, इसने धीमी आवाज में कहा। हर हकीकत जानना जरूरी नहीं होता, नसीम बेगम ने जवाब दिया। बाज़ औक़ात इंसान को सवाल से ज्यादा सामने वाले की दर्द की फिक्र करनी चाहिए। हसनैन खामोश हो गया। उर्वा भी एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही थी। लोग समझते हैं चूंकि वो मजबूत है इसलिए इसे कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन मजबूत लोग ही सबसे ज्यादा खामोशी से रोते हैं। नसीम बेगम की आवाज भराई हुई थी। कल जब वो उठकर गई थी ना, मेरा दिल इसके लिए बहुत दुखी हुआ था। हसनैन ने आस्था से पानी का ग्लास उठाया मगर पिया नहीं। इसके ज़हन में बार बार उर्वा का वो खामोश चेहरा घूम रहा था। शायद वो चंद लम्हे रुककर बोला, शायद मुझे वो सवाल नहीं पूछना चाहिए था। नसीम बेगम के चेहरे की सख्ती कुछ कम हुई। इंसान की पहचान इसकी गलती नहीं, इसकी गलती मान लेने में होती है। हसनैन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से बैठा अपनी माँ की बातें सुनता रहा था। पहली बार इसे महसूस हुआ था कि बात सवाल बजाहिर मामूली होते हैं मगर किसी के दिल में बरसों तक गूंजते रहते हैं, और बाज जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें छूने से पहले इजाजत लेना जरूरी होता है। दोपहर का वक्त था। उर्वा अपने बिस्तर के साथ टेक लगाए बैठी थी। इसके हाथों में दानिश की तस्वीर थी और नजरें इस पर जमी हुई थी। 4 दिन गुजर चुके थे इसकी इद्दत मुकम्मल हुए, मगर दिल के अंदर जो खला पैदा हुआ था वो पहले से भी ज्यादा गहरा महसूस होने लगा था। कभी कभी इसे यूं लगता था जैसे सब लोग चाहते हों कि वो जल्द से जल्द दानिश को भूल जाए, जबकि वो जानती थी कि कुछ लोग भुलाए नहीं जाते, सिर्फ यादों में मुंतकिल हो जाते। वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब कमरे का दरवाजा खुला और शाहिदा बेगम अंदर दाखिल हुई। इनके हाथ में खूबसूरत सुर्ख जोड़ा था। उर्वा ने चौंक कर सर उठाया और जल्दी से तस्वीर तकिए के नीचे सरका दी, मगर वो जानती थी कि इसकी माँ तस्वीर देख चुकी है। हैरत की बात यह थी कि आज इन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की। वो सीधा आकर बिस्तर पर बैठी और सुर्ख जोड़ा इसके सामने रख दिया। शाम को हमें एक शादी में जाना है, इन्होंने निस्बतन नरम लहजे में कहा। पूरा खानदान वहां होगा, मैं चाहती हूँ तुम ये जोड़ा पहन लो। उर्वा की नजरें जैसे इस शोक सुर्ख लिबास पर पड़ी, इसके चेहरे का रंग बदल गया। अम्मी, इसने बेयकीनी से कहा, आपका दिमाग ठीक है। शाहिदा बेगम फौरन खफा हो गई। ये क्या तरीका है बात करने का? तो और क्या कहूं? उर्वा ने जोड़े की तरफ इशारा किया। इद्दत खत्म हुए आज 4 दिन हुए और आप चाहती है मैं ये सुर्ख जोड़ा पहनकर शादी में जाऊं, इसमें गलत क्या है? शाहिदा बेगम ने फौरन जवाब दिया, तुम अभी कंवारी तो कौन सी तुम्हारी रुखसती हुई थी? उर्वा ने आंखें बंद कर ली। यही बात बार बार सुनकर वो थक चुकी थी। अम्मी, बात रुखसती की नहीं है, मेरे लिए तो है। शाहिदा बेगम ने दो टूक अंदाज में कहा, मैं चाहती हूँ तुम्हारी जिंदगी दोबारा आबाद हो। इस तकरीब में बड़े बड़े घराने आएंगे, अच्छे लोग होंगे। अगर कोई तुम्हें पसंद कर ले तो मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। उर्वा ने सर झुका लिया। मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा दिल नहीं है, मैं अपने कमरे में ठीक हूँ और कब तक ठीक रहूंगी? शाहिदा बेगम की आवाज बुलंद हो गई। कब तक इस कमरे में बंद रहोगी? जब तक मेरा दिल संभल नहीं जाता।
ये दिल संभालने के चक्कर में तुमने अपनी जिंदगी रोक दी है। शाहिदा बेगम बोली, मैंने तुम्हें इतनी तालीम इसलिए नहीं दिलवाई थी कि तुम एक आदमी का रोग पाल कर बैठ जाओ। उर्वा का जब्त टूटने लगा। अम्मी, वो पहली बार बुलंद आवाज में बोली, आपके साथ मसला क्या है? जब दानिश जिंदा था तब भी आप इसे बर्दाश्त नहीं करती थी, अब वो मर चुका है तब भी आप इसे सुकून से याद नहीं करने देती। क्योंकि मैं हकीकत देखती हूँ। शाहिदा बेगम भी चीख उठी, और हकीकत यह है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। उर्वा की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर मेरी यादों में तो है ना। वो रोते हुए बोली, आप क्यों नहीं समझती कि मैंने इससे मोहब्बत की थी, और तुम क्यों नहीं समझती कि जिंदगी मोहब्बत से ज्यादा बड़ी चीज है। शाहिदा बेगम की आवाज कांपने लगी, मैं थक चुकी हूँ तुम्हारी ये हालत देख देख कर। तुमने अपनी मर्जी चलाई, इद्दत की, हालांकि जरूरत नहीं थी। मैं खामोश रही। अब मैं तुम्हें आगे बढ़ने का कह रही हूँ तो तुम्हें मेरी कोई बात समझ नहीं आती। उर्वा खामोश हो गई। क्या तुम्हारी नजर में माँ की कोई अहमियत नहीं? शाहिदा बेगम की आंखों में भी आंसू आ गए थे। अगर मेरी बात की कोई कदर नहीं तो इससे बेहतर है मैं मर जाती। ये कहकर वो गुस्से से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अम्मी, उर्वा घबरा कर फौरन उठी और इनका हाथ पकड़ लिया। खुदा के लिए ऐसी बात ना करें। इसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रही। तो फिर मेरी बात मान लो। शाहिदा बेगम रो पड़ी। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं उर्वा, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। उर्वा की आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। मेरा दिल नहीं मान रहा अम्मी। कब मानेगा? शाहिदा बेगम ने नम आंखों से पूछा। 1 साल बाद, 2 साल बाद? उर्वा के पास कोई जवाब नहीं था। इसने सिर्फ अपनी माँ का हाथ मजबूती से थाम लिया। मुझे माफ कर दें, वाहिस्ता से बोली, मेरा मकसद आपको तकलीफ देना नहीं था। शाहिदा बेगम ने आंसू पूंछे और खामोशी से इसे देखा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उर्वा ने शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा, अगर आप इतना चाहती हैं तो मैं चल लूंगी। शाहिदा बेगम ने गहरा सांस लिया। इनके चेहरे पर इत्मीनान तो आया, मगर उर्वा के दिल में ऐसा महसूस हुआ था जैसे वो एक बार फिर अपनी ख्वाहिशात को दफन करके किसी और की खुशी के लिए खुद से समझौता कर रही हो। रात 9 बजे इसके लाख एहतिजाज के बावजूद शाहिदा बेगम ने इसे वही सुर्ख जोड़ा पहनाया था। आईने के सामने खड़ी उर्वा को खुद अपना अक्स अजनबी लग रहा था। इद्दत खत्म हुए सिर्फ 4 दिन हुए थे और आज वो एक शोक लाल लिबास में मलबूस थी। इसका रंग पहले गैर मामूली तौर पर साफ था। ऊपर से सुर्ख जोड़े ने इसके हुस्न को और नुमाया कर दिया था, मगर इस खूबसूरती में खुशी नहीं थी। एक अजीब सी उदासी थी जो इसके चेहरे पर बिखरी हुई थी। ऐसा हुस्न जो देखने वाले को मुतासर तो कर दे, मगर इसके दिल में हमदर्दी भी जगा दे। वो अपनी माँ और खानदान के साथ मैरिज हॉल में दाखिल हुई तो बेशुमार नजरें इसकी तरफ उठ गईं। कुछ हैरत ज़दा थी, कुछ तजस्सुस से भरी हुई, और कुछ फैसला सुना चुकी थी। उर्वा को महसूस हो रहा था जैसे हर निगाह इसके वजूद में पेवस्त हो रही हो। वो जानती थी लोग क्या सोच रहे हैं। किसी को यकीन नहीं था कि इद्दत खत्म होने के चंद दिन बाद वो इस तरह सज संवर के किसी शादी में नजर आएगी। मगर इनमें से कोई ये नहीं जानता था कि इसकी अपनी मर्जी इस सारे मामले में कहीं शामिल नहीं थी। शाहिदा बेगम इसे अपने साथ पूरे हॉल में ले जाना चाहती थी, मगर उर्वा ने बहाना बनाकर खुद को एक निस्बतन खामोश गोशे में बैठा लिया। अभी वो सर झुकाए बैठी थी कि करीब बैठी 2 खवातीन की सरगोशी इसके कानों से टकराई। 4 दिन पहले इद्दत मुकम्मल हुई है और जरा टशन तो देखो लड़की की। दूसरी औरत ने मायने खेज अंदाज में हंकारा उभरा। उर्वा की आंखों में फौरन नमी उतर आई। इसने नजरें मजीद झुका ली। दिल चाहा वहां से उठकर भाग जाए, मगर वो खामोश बैठी रही। चंद लम्हे गुजरे थे कि एक मर्दाना आवाज इसके कानों से टकराई। एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ी देर लैपटॉप इस्तेमाल करना है। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। उर्वा ने सर उठाया। सामने हसनैन शाह खड़ा था, गहरे रंग के सूट पे मलबूस, संजीदा और हस्ब मामूल पुरएतमाद। इसने खामोशी से सर हिला दिया। हसनैन इसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया और फौरन अपना लैपटॉप खोल लिया। बज़ाहिर इसकी पूरी तवज्जो स्क्रीन पर थी। उर्वा ने भी दोबारा नजरें झुका ली, मगर कुछ देर बाद गैर इरादी तौर पर इसकी नजर लैपटॉप पर पड़ गई। हसनैन किसी कंपनी का पेरोल शीट चेक कर रहा था। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन की तनख्वाहें दर्ज थी और वो ग्रैंड टोटल निकाल रहा था। उर्वा की नजर चंद सेकंड स्क्रीन पर रही, फिर इसकी पेशानी पर हल्की सी शिकन आई। हसनैन ने एक बार फिर कैलकुलेटर में अदाद डाले और सर हिलाते हुए फाइल मजबूत करने लगा। आपका ग्रैंड टोटल गलत है। अचानक उर्वा की आवाज सुनाई दी। हसनैन के हाथ रुक गए। इसने चौंक कर इसकी तरफ देखा। जी, ये जो आपने 17 लाख लिखा है, उर्वा ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया, असल टोटल 15 लाख बनता है। हसनैन की पेशानी पर फौरन बल पड़ गए। मुझे नहीं लगता। इसने फाइल दोबारा खोली। मैं 2 बार चेक कर चुका हूं।
आपने मार्केटिंग और एडमिन डिपार्टमेंट की 2 तनख्वाहें डबल ऐड कर दी हैं। उर्वा ने पुरसकून लहजे में कहा, ये देखें, यहाँ 1,85,000 और यहाँ 2,10,000 दोबारा शामिल हो रहे हैं। हसनैन ने बगौर स्क्रीन देखी। चंद लम्हे बाद इसके चेहरे के तासुरात बदल गए। इसने दोबारा कैलकुलेशन की, फिर एक बार और। आखिरकार वो कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया। इम्प्रेसिव, इसके लबों से बेख्तियार निकला। वाकई 15 लाख बन रहे हैं। उर्वा ने कोई जवाब नहीं दिया। आप अकाउंट्स या फाइनेंस से ताल्लुक रखती हैं? हसनैन ने दिलचस्पी से पूछा। MBA किया मैंने, उर्वा ने मुख्तसर जवाब दिया। और नंबर्स हमेशा याद रहते हैं? हसनैन चंद लम्हे इसे देखता रहा। इसका मतलब है मेरी कंपनी एक अच्छे रिसोर्स से महरूम है। उर्वा ने पहली बार सवाले नजरों से इसे देखा। हसनैन ने अपने कोट की जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और इसकी तरफ बढ़ा दिया। मुझे एक पर्सनल सेक्रेटरी चाहिए। अगर कभी काम करने का इरादा हो तो राब्ता कर लीजिएगा। उर्वा ने फौरन सर हिला दिया। शुक्रिया, लेकिन मुझे नौकरी की जरूरत नहीं। जरूरतें हमेशा पहले से इतला देकर नहीं आती। हसनैन ने संजीदगी से कहा और कार्ड दोबारा इसकी तरफ बढ़ा दिया। इसे रख लीजिए। इस्तेमाल करना या ना करना बात की बात है। उर्वा चंद लम्हे से देखती रही, फिर खामोशी से कार्ड ले लिया। हसनैन ने लैपटॉप बंद किया और एक मशवरा दूं? उर्वा ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर इसकी खामोशी को इसने इजाजत समझा। इंसान जितना मसरूफ रहता है इतना कम टूटता है, खासतौर पर औरत। ऐसे से जिंदा रहने पर नहीं, अपने कदमों पर खड़ा होने पर भी तवज्जो देनी चाहिए। उर्वा के हाथ में मौजूद कार्ड पर इसकी गिरफ्त मजबूत हो गई। एक बात याद रखिएगा, औरत का जिंदा रहने से ज्यादा जरूरी अब कामयाब होना हो चुका है, और आपकी आगे मर्जी है। ये कहकर हसनैन खड़ा हुआ और मजीद बोला, बहरहाल ऑफर मौजूद है। फिर एक आखिरी नजर इसके खामोश चेहरे पर डालकर वो वहां से चला गया। जबकि उर्वा पहली बार इस शाम लोगों की बातों के बजाय अपने हाथ में पकड़े इस छोटे से कार्ड के बारे में सोचने लगी थी कि क्या वो वाकई दुरुस्त कह रहा था। लेकिन फिलहाल इसके पास कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। सुबह का वक्त था। उर्वा खामोशी से डाइनिंग टेबल पर बैठी नाश्ता कर रही थी, मगर इसकी तवज्जो सामने रखी प्लेट पर नहीं थी। कल रात की तकरीब के हर मंजर ने इसके जहन में जैसे मुस्तकिल डेरा जमा लिया था। किसी ने इसे तरस बड़ी निगाहों से देखा था, किसी ने इसके बारे में सरगोशियां की थी, किसी ने इसे बेहिस करार दिया था। इसे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि किसी ने भी इससे ये जानने की कोशिश नहीं की थी कि वो खुद क्या चाहती है। सबसे फैसला सुना रहे थे। इन्हीं तल्ख यादों के दरमियान इसे हसनैन शाह की बात याद आई। औरत को सिर्फ जिंदा रहने पर नहीं, कामयाब होने पर भी तवज्जो देनी चाहिए। पहली बार इसे महसूस हुआ था कि शायद किसी ने इसे एक मजबूर बेवा या तरस खाने के काबिल लड़की के बजाय एक काबिल इंसान समझा था। वो इन्हीं ख्यालात में गुम थी जब अचानक मेन दरवाजा खुला और 2 खवातीन अंदर दाखिल हुई। उर्वा ने सर उठाकर देखा और फौरन खड़ी हो गई। सामने इसकी सास शमीम बेगम और इसकी बड़ी नंद खड़ी थी। इनके चेहरों पर सख्ती नुमाया थी। उर्वा ने एक कराम से सलाम किया, मगर जवाब में सिर्फ सर्द नजरों का सामना मिला। शमीम बेगम तेज कदमों से इसके करीब आई और बगैर किसी तमहीद के बोली, मुझे लगा था तुम्हें मेरे बेटे की मौत का अफसोस है। उर्वा चौंकी, अम्मी, मगर कल तुम्हें देखकर पता चल गया कि मैं कितनी गलत थी। शमीम बेगम की आवाज बुलंद हो गई, इद्दत खत्म हुए चंद दिन हुए और तुम लाल जोड़ा पहनकर शादियों में घूम रही हो। उर्वा का चेहरा जर्द पड़ गया। अम्मी, बात ऐसी नहीं है। तो कैसी है? इनकी बेटी भी आगे बढ़ी। लोग सच्ची कहते हैं, कुछ औरतें शौहर के मरने के बाद भी बदलती नहीं है। उर्वा ने तकलीफ से आंखें बंद की। मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी, हमें बहाने मत दो। शमीम बेगम ने फौरन काट दिया। अगर तुम वाकई मेरे बेटे से मोहब्बत करती तो इस तरह सच समझ कर किसी तकरीब में ना जाती। उर्वा की आंखों में आंसू भर आए। अम्मी, मेरी अम्मी चाहती थी कि मैं जाऊं, मैंने बहुत मना किया था। अब अपनी मां के पीछे छुप जाओगी? शमीम बेगम ने तलखी से कहा, सच तो यह कि तुम्हारी नहूसत ही मेरे बेटे को ले डूबी। ये जुमला सुनकर उर्वा जैसे पत्थर हो गई। अम्मी, इसकी आवाज कांप गई। खुदा के लिए ऐसी बात ना करें। क्यों ना करूं? शमीम बेगम तकरीबन चीख पड़ी। अगर तुम इसकी शादी ना हुई होती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। उर्वा के आंसू अब खामोशी से बहने लगे थे। इसकी नन ने भी गुस्से से कहा, भाई ने तुम्हारे लिए सबसे मुखालफत की थी और बदले में इससे क्या मिला? उर्वा ने सर झुका लिया। वो जानती थी कि ये दुख बोल रहा है, मगर अल्फाज फिर भी जख्म बन रहे थे। वो खामोश रही, एक लफ्ज भी जवाब ने न कहा। इस लम्हे पीछे से एक सख्त आवाज गूंजी, बस कर दें आप लोग। सब ने मुड़कर देखा। शाहिदा बेगम दरवाजे पर खड़ी थी।
इनके चेहरे पर शदीद गुस्सा था। वो तेज कदमों से आगे आई और उर्वा के सामने खड़ी हो गई। मेरी बेटी को मजीद एक लफ्ज मत कहिए। शमीम बेगम ने तंजिया हंसी हंसी। सच कड़वा लग रहा है। सच। शाहिदा बेगम की आवाज बुलंद हो गई। सच ये है कि मेरी बेटी ने आपके बेटे से सच्ची मोहब्बत की थी। तो फिर शादी में क्यों गई? शमीम बेगम ने फौरन पूछा। वो मेरी मर्जी से गई थी, शाहिदा बेगम ने दो टोक अंदाज में कहा, और अगर कोई गलती हुई भी है तो इसकी जिम्मेदार मैं हूं, मेरी बेटी नहीं। फिर इनके लहजे में बरसों की दबी हुई तलखी शामिल हो गई। और एक बात अच्छी से सुन लीजिएगा, मेरे घर आकर मेरी बेटी को मनहूस कहने का आपका कोई हक नहीं है। आप अपनी बेटी का दिफा कर रही हैं, हर माँ करती है। शाहिदा बेगम ने जवाब दिया, मगर मैं कभी ये नहीं कहूंगी कि किसी की मौत का जिम्मेदार दूसरा इंसान है। मौत खुदा के हुक्म से आती है, किसी औरत की वजह से नहीं। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। अब बेहतर यही है कि आप लोग वापस चले जाएं। शाहिदा बेगम ने दरवाजे की तरफ इशारा किया, और आइंदा मेरी बेटी पर ऐसे इल्जाम लगाने से पहले सोच लीजिएगा। शमीम बेगम ने गुस्से से उर्वा को देखा, फिर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर पलट गई थी। इनके जाते उर्वा का जब्त जवाब दे गया। वो रोती हुई वहां से भागी और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया था। उर्वा अपने बेड पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। इसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इससे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गुज़िश्ता चंद महीनों का सारा दर्द आज एक साथ इसके सीने में जमा हो गया हो। दानिश की मौत का सदमा अपनी जगह था, मगर लोगों के अल्फाज इस जख्म को बार बार कुरेद रहे थे। अभी वो अपने चेहरे को दोनों हाथों में छुपाए बैठी थी कि कमरे का दरवाजा खुला और शाहिदा बेगम अंदर दाखिल हुई। इन्होंने अपनी बेटी को इस हाल में देखा तो इनके चेहरे पर परेशानी उभरी, मगर अगले लम्हे वो सख्त लहजे में बोली, बस करो उर्वा, आखिर कब तक यूं रोती रहोगी? उर्वा ने सर उठाया मगर कुछ ना बोली। मुझे तो तुम पर गुस्सा आ रहा है, शाहिदा बेगम इसके करीब आकर बोली। तुमने इन लोगों को जवाब क्यों नहीं दिया? उर्वा ने नम आंखों से मां को देखा। कौन सा जवाब देती? यही कि दानिश अब इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हुई, तुम किसी भी शादी में जा सकती हो, जो लिबास चाहो पहन सकती हो। वो कौन होते हैं तुम्हारी जिंदगी के फैसले करने वाले? उर्वा ने आंखें बंद कर ली। इसका सर वाकई दर्द से फट रहा था। अम्मी, इसने धीरे से कहा, प्लीज। नहीं, प्लीज कुछ नहीं। शाहिदा बेगम ने इसकी बात काट दी। मैं देख रही थी तुम किस तरह खामोश खड़ी इनकी बातें सुनते रही, एक लफ्ज तक नहीं बोला तुमने। अम्मी, अगर आज तुम खुद अपने लिए नहीं बोलोगी तो लोग हमेशा तुम्हें रोनते रहेंगे। उर्वा ने दोनों हाथ जोड़ दिए। खुदा के लिए खामोश हो जाए। इसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। मेरा पहले ही सर फट रहा है, मगर शाहिदा बेगम जैसे रुकने को तैयार नहीं थी। मैं खामोश क्यों हो जाऊं? मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हारे हक की बात कर रही हूं। तुम्हें वहां जवाब देना चाहिए था। तुम्हें कहना चाहिए था कि तुम्हारी जिंदगी पर किसी का हक नहीं। उर्वा की सांसें बेतरतीब होने लगी। मैं लड़ना नहीं चाहती थी अम्मी, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, शाहिदा बेगम ने सख्ती से कहा। तुम हर बार खामोश हो जाती हो, हर बार दूसरों को हक दे देती हो कि वो तुम्हें कुछ भी कह दें। बस। अचानक उर्वा चीख उठी। इसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि खुद शाहिदा बेगम भी साकित रह गई। बस कर दे अम्मी, वो रोते हुए बोली। मैं थक गई हूं, बहुत ज्यादा थक गई हूं। इसके आंसू दोबारा बहने लगे। एक तरफ लोग मुझे मनूस कहते हैं, दूसरी तरफ आप मुझे हर वक्त मजबूत बनने का दर्स देती रहती हैं। आखिर मैं भी इंसान हूं। शाहिदा बेगम खामोश खड़े नहीं। चली जाए यहां से। उर्वा ने चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। उर्वा, प्लीज। वो तकरीबन चीख पड़ी। मुझे अकेला छोड़ दें। चंद लम्हों तक शाहिदा बेगम इसे देखती रही, फिर इनके चेहरे पर खफगी उभरी। ठीक है, जब तुम्हें किसी की बात सुननी नहीं है तो मैं क्या कह सकती। इतना कहकर वो पलटी और कमरे से बाहर चली गई। दरवाजा बंद होते कमरे में दोबारा खामोशी छा गई। उर्वा चंद लम्हे बेहिस से बैठी रही। इसकी आंखें मुसलसल बह रही थी। फिर अचानक इसकी नजर साइड टेबल पर पड़े अपने मोबाइल पर गई। चंद सेकंड वो खाली नजरों से इसे देखती रही, फिर आहिस्ता से फोन उठाया। इसके जहन में कल रात की एक बात बार बार गूंज रही थी। औरत को सिर्फ जिंदा रहने पर नहीं, अपने कदमों पर खड़ा होने पर भी तवज्जो देनी चाहिए। इसने गहरा सांस लिया और हसनैन शाह का दिया हुआ कार्ड उठा लिया। कुछ लम्हे तक नंबर को देखती रही, फिर हिम्मत करके कॉल मिला दी। दूसरी तरफ चंद रिंग्स के बाद फोन उठा लिया गया। जी, हसनैन शाह स्पीकिंग। उर्वा के लब खुश हो गए। मैं उर्वा बात कर रही हूँ। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर संजीदा आवाज आई। जी उर्वा साहिबा, फरमाइए। इसने अपने आंसू साफ किए। आपने जो नौकरी की ऑफर दी थी, इसकी आवाज लर्ज गई। अगर वो अभी मौजूद है तो मैं 1 घंटे में आपके ऑफिस आ सकती हूँ इंटरव्यू के लिए। दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही, फिर हसनैन का पुरसकून लहजा सुनाई दिया। आप किसी भी वक्त आ सकती हैं, मैं HR को इतला दे देता हूँ। उर्वा ने आहिस्ता से सर हिलाया, हालांकि वो इसे देख नहीं सकता था। शुक्रिया, वेलकम।
और ड्राइव एहतियात से कीजिएगा। फोन बंद हो गया। उर्वा कुछ देर मोबाइल हाथ में लिए बैठी रही, फिर इसका जब्त एक बार फिर टूट गया। वो झुककर दोनों हाथों में चेहरा छुपा के रो पड़ी थी। शायद ये दानिश के लिए आखिरी बार नहीं था, मगर पहली बार इसे महसूस हुआ था कि जिंदगी से धक्का देकर किसी नए रास्ते की तरफ ले जा रही है। काफी देर रोने के बाद इसने आंसू पूंछे, गहरा सांस लिया और आहिस्ता आहिस्ता उठकर तैयार होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। अब इसे खुद को संभालना था हर हाल में। कुछ देर बाद वो ऑफिस में थी। उर्वा सीधी कमर के साथ कुर्सी पर बैठी हुई थी। आज कई दिनों बाद इसे महसूस हुआ था कि वो किसी मकसद के लिए एक वादा किया था कि वो अब सिर्फ माजी के सहारे जिंदा नहीं रहेगी। घर से निकली सुबह जब वो तैयार हो रही थी तो इसने खुद से वादा किया वो अपनी तालीम, अपनी सलाहियत और अपनी शनाख्त को दोबारा हासिल करेगी। इसके वालिद खुशहाल इंसान थे, बैरून मुल्क काम करते थे और हर महीने घर के लिए अच्छी खासी रकम भी भेजते थे। मगर इसके बावजूद उर्वा कभी दूसरों पर इन्हिसार करने वाली लड़की नहीं थी। MBA मुकम्मल करने के बाद इसका इरादा नौकरी करने का था, लेकिन दानिश को पसंद नहीं था। इसने एक बार इससे इजाजत मांगी थी और दानिश ने बड़ी नरमी से इनकार कर दिया था। इस वक्त इसने अपनी खुशी से एक ख्वाहिश तर्क कर दी थी, मगर अब हालात बदल चुके थे। सामने हसनैन शाह अपनी मेज के पीछे बैठा इसकी फाइल देख रहा था। कमरे में मुकम्मल संजीदगी थी। चंद लम्हों बाद इसने फाइल बंद की और नजरें उर्वा पर मरकूज कर दी। MBA फाइनेंस, गोल्ड मेडलिस्ट, इसने मुख्तसर सा तबसरा किया। काफी अच्छा रिकॉर्ड है। उर्वा ने सिर्फ शुक्रिया में सर हिला दिया। चले फिर रस्मी सवालात छोड़ते हैं। हसनैन ने कुर्सी पर कदरे सीधा होते हुए कहा, फर्ज करें एक कंपनी की माहाना आमदन 50 लाख है, जबकि अखराजात 42 लाख है। आप सबसे पहले किस चीज का तज्जिया करेंगी? उर्वा ने बगैर किसी तौकफ के जवाब दिया, मैं सिर्फ मुनाफा नहीं देखूंगी बल्कि अखराजात की साख्त देखूंगी। अगर अखराजात का बड़ा हिस्सा फिक्स्ड कास्ट पर मुश्तमिल है तो कंपनी महफूज है, लेकिन अगर मुतगीर अखराजात गैर मामूली हद तक बढ़ रहे हों तो ये मुस्तकबिल के लिए खतरे की अलामत हो सकती है। हसनैन ने सर हिलाया, अच्छा जवाब। फिर इसने एक फाइल इसकी तरफ बढ़ाई। ये एक फर्जी पेरोल शीट है। 5 मिनट में इसमें मौजूद खामियां तलाश करें। उर्वा ने फाइल खोली। चंद लम्हे खामोश रही। इसकी नजरें तेजी से अदादो शुमार का जायजा ले रही थी। तकरीबन 2 मिनट बाद इसने फाइल बंद कर दी। हो गया? हसनैन ने हैरत से पूछा। जी, तो बताइए। 2 मुलाजमीन की तनख्वाहें 2 मरतबा शामिल हुई हैं। एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस बुनियादी तनख्वाह में ऐड किया गया है, जबकि इसे अलग दिखाया जाना चाहिए था। और यहाँ इसने कॉलम पर उंगली रखी। टैक्स कटौती का फीसद गलत इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी तकरीबन 1 लाख का इजाफी नुकसान दिखा रही है। हसनैन ने फौरन फाइल अपनी तरफ खींची और चेक करने लगा। चंद लम्हों के बाद इसके चेहरे पर वाज़ेह हैरत नमूदार हुई। दिलचस्प, इसने धीरे से कहा, आपने वाकई सब गलतियां पकड़ ली हैं। उर्वा खामोश रही। एक और सवाल। हसनैन ने हाथ बांध लिए। अगर आपको कंपनी के माली मामलात में बेज़ाब्तगी का शक हो लेकिन सबूत मुकम्मल ना हो तो आप क्या करेंगी? इल्जाम नहीं लगाऊंगी, उर्वा ने फौरन जवाब दिया। पहले डेटा इकट्ठा करूंगी, फिर रिकॉर्ड का तकाबुल करूंगी। किसी भी प्रोफेशनल माहौल में शक की बुनियाद पर फैसला करना खतरनाक होता है। हसनैन के होठों पर हल्की से मुस्कुराहट आई। अच्छा, और अगर आपका बॉस आपसे गलत रिपोर्ट मंजूर करवाने का मुतालबा करे? मैं इनकार कर दूंगी, उर्वा ने पुरसकून लहजे में कहा। नौकरी दोबारा मिल सकती है, किरदार नहीं। पहली बार हसनैन ने पूरी दिलचस्पी से इसे देखा। आप काफी असूल पसंद लगती हैं। मैं सिर्फ अपना काम दुरुस्त तरीके से करना चाहती हूँ। उर्वा का जवाब मुख्तसर था। चंद लम्हे खामोशी छाई रही। फिर हसनैन ने इसकी फाइल दोबारा बंद कर दी। मिस उर्वा, मैंने ये इंटरव्यू सिर्फ रस्मी कार्रवाई के लिए किया था। उर्वा ने चौंक कर इसे देखा, क्योंकि जिस दिन आपने मेरी पेरोल शीट की गलती पकड़ी थी, इसी दिन मुझे अंदाजा हो गया था कि आप नंबर्स के साथ गैर मामूली महारत रखती हैं। इसने मेज पर पड़ा एक कागज उठाया। लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि आप सिर्फ ज़हीन नहीं बल्कि पेशावराना दयानत भी रखती हैं। इसने कागज इसकी तरफ बढ़ाया। अगर आप चाहें तो स्पीड से बतौर पर्सनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल कोऑर्डिनेटर ज्वाइन कर सकती हैं। उर्वा की उंगलियां बेख्तियार इस कागज पर जम गईं। ये इसकी पहली बाकायदा जॉब ऑफर थी। मुझे नौकरी मिल गई? इसके लबों से बेख्तियार निकला। जी, हसनैन ने मुख्तसर जवाब दिया, और उम्मीद है आप मुझे कभी अपनी ये पेशकश वापस लेने पर मजबूर नहीं करेंगी। कई दिनों बाद उर्वा के चेहरे पर एक बहुत हल्की मगर हकीकी मुस्कुराहट उभरी। मैं पूरी कोशिश करूंगी, हसनैन ने सर हिलाया। नहीं, कोशिश नहीं, मुझे नताइज पसंद है। पहली बार उर्वा को महसूस हुआ था कि शायद जिंदगी खत्म नहीं हुई, सिर्फ एक नया बाप शुरू होने वाला है, और वो इस नए बाप के लिए भी तैयार थी।
वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। एक हफ्ता गुजर चुका था। उर्वा ने अपनी तवक्को से ज्यादा तेजी से काम सीख लिया था, शायद इसलिए कि वो खुद को मसरूफ रखना चाहती थी। सुबह से शाम तक फाइलें, रिपोर्ट्स, मीटिंग्स और हिसाब किताब इसके ज़हन को इतना मसरूफ रखते थे कि कुछ घंटों के लिए वो अपने दुख को भूल जाती थी। इस वक्त भी इसके हाथ में एक मोटी फाइल थी। इसने दरवाजे पर दस्तक दी। कम इन। अंदर से हसनैन की संजीदा आवाज आई। उर्वा दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। सर, ये फाइनेंशियल समरी तैयार हो गई है, इसने फाइल मेज पर रखते हुए कहा। हसनैन ने फाइल खोलकर चंद सफात देखे। इम्प्रेसिव, इसने सर उठाए बगैर कहा। एक हफ्ते में आमतौर पर लोग आधा काम भी नहीं समझते। मैंने कोशिश की है कि कोई गलती ना हो। उर्वा ने मुख्तसर जवाब दिया। हसनैन ने एक सफे पर उंगली रखी। यहाँ अखराजात का तनासुब क्यों कम हुआ है? क्योंकि पिछले महीने गैर जरूरी ट्रांसपोर्ट अखराजात शामिल किए गए थे। मैंने इनकी अलग रिपोर्ट बना दी है। उर्वा ने फौरन जवाब दिया। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो सालाना बजट में तकरीबन 12% बचत हो सकती है। हसनैन ने पहली बार मुतासिर होकर इसे देखा। अच्छा मुशाहिदा है। फिर इसने फाइल बंद कर दी। आप जा सकती हैं। उर्वा पलटने वाली थी कि हसनैन की आवाज दोबारा सुनाई दी। एक मिनट। वो रुक गई। जी। हसनैन कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया। आगे जिंदगी के बारे में क्या सोचा है? उर्वा की पेशानी पर शिकन उभरी। सर, मेरा ख्याल है हम प्रोफेशनल गुफ्तगू करें तो बेहतर होगा। हसनैन की होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। मैं सिर्फ तुम्हारा बॉस नहीं, तुम्हारा खालाजाद भी हूँ। इतना तो पूछ सकता हूँ। उर्वा चंद लम्हे खामोश रही। फिलहाल मेरा इस हवाले से कोई इरादा नहीं है। किस हवाले से? शादी के हवाले से, इसने साफ अल्फाज में कहा। मैं भी दोबारा शादी नहीं करूंगी। हसनैन ने गौर से इसका चेहरा देखा। और जिंदगी, इसके बारे में क्या सोचा है? उर्वा की नजरें एक लम्हे को झुक गई। दानिश के बाद मेरी जिंदगी बहुत अंधेरे में डूब गई है। इसकी आवाज धीमी थी। अभी भी पूरी तरह संभली नहीं हूं, बस दिल नहीं चाहता कि इन चीजों के बारे में सोचूं। हसनैन चंद लम्हे खामोश रहा, फिर निहायत संजीदगी से बोला, ये गलत है। उर्वा ने चौंक कर इसे देखा। गलत? हाँ, इसकी आवाज मजबूत थी। किसी एक इंसान के जाने के बाद पूरी जिंदगी को सजा देना गलत है। उर्वा के चेहरे पर तकलीफ उभरी। मैं अपनी जिंदगी को सजा नहीं दे रही। तो फिर क्या कर रही हो? हसनैन ने सवाल किया। खुद को कैद कर रही हो। मैं इससे मोहब्बत करती थी। उर्वा की आवाज भराई हुई थी। और दूसरी शादी करके मैं इसके साथ बेवफाई नहीं करना चाहती। हसनैन चंद लम्हे से देखता रहा। मोहब्बत इंसान को मजबूत बनाती है, कमजोर नहीं। उर्वा ने नसें फेर ली। आप नहीं समझेंगे, शायद ना समझूं। हसनैन ने तस्लीम किया। लेकिन एक बात जरूर जानता हूं, अगर कोई शख्स तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था तो वो कभी नहीं चाहेगा कि तुम इसके जाने के बाद अपनी जिंदगी रोक दो। उर्वा खामोश रही। देखो उर्वा, हसनैन की आवाज में गैर मामूली संजीदगी आ गई। ये बात सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हर इस लड़की के लिए जो किसी नुकसान के बाद खुद को खत्म समझ लेती है। इंसान टूटता है, बहुत बुरी तरह टूटता है। रोए, गम करे, याद करे, ये सब फितरी है। लेकिन अपने ख्वाब दफन कर देना, अपनी सलाहियतें खत्म कर देना, अपनी जिंदगी रोक देना, ये वफादारी नहीं होती। उर्वा के हाथ बेख्तियार भिंच गए। आपको लगता है मैं कमजोर हूं? नहीं। हसनैन ने फौरन जवाब दिया। मुझे लगता है तुम मजबूत हो, मगर अपनी ताकत को गलत सिमत में इस्तेमाल कर रही हो। चंद लम्हों की खामोशी छा गई। फिर हसनैन ने आहिस्ता से कहा, और एक बात, बाज़ औक़ात हम लोगों को वैसा समझते हैं जैसे हम इन्हें देखना चाहते हैं, वैसा नहीं जैसे वो हकीकत में होते हैं। उर्वा ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। क्या मतलब? हसनैन की निगाहें चंद लम्हों के लिए अजीब सी हो गईं, जैसे इसके दिल में कोई ऐसा राज हो जिसे वो जुबान पर नहीं ला सकता। बस इतना कि वो धीरे से बोला, कहीं ऐसा ना हो कि जिसे तुम मुकम्मल वफादार समझ रही हो हकीकत इससे मुख्तलिफ हो। बस। उर्वा ने फौरन इसकी बात काट दी। इसकी आंखों में नाराजगी उतर आई थी। मैं अपने मरहूम शौहर के बारे में एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहती। हसनैन खामोश हो गया। और बेहतर होगा आप मेरी जाती जिंदगी से दूर रहें। उर्वा ने सख्त लहजे में कहा, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, अपनी निजी जिंदगी पर बहस करने नहीं। ये कहकर वो पलटी और तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई थी। दरवाजा बंद होते कमरे में खामोशी छा गई थी। हसनैन अपनी जगह बैठा रहा। इसकी नजरें बंद दरवाजे पर जमी थी। चेहरे पर अजीब सी उदासी थी और आंखों में ऐसे राजों के साए तैर रहे थे जो शायद वक्त से पहले जाहिर नहीं किए जा सकते थे। एक हफ्ता मजीद बीत गया। मामूल के मुताबिक उर्वा फाइल हाथ में लिए हसनैन शाह के कैबिन में दाखिल हुई थी। गुज़िश्ता एक हफ्ते में इसने खुद को मुकम्मल तौर पर काम में झोंक दिया था। अब वो पहले से कई ज्यादा संजीदा और प्रोफेशनल दिखाई देती थी। गुड मॉर्निंग सर, इसने रस्मी अंदाज में कहा और सामने वाली कुर्सी पर बैठने के बजाय खड़ी ही रही। हसनैन ने मुख्तसर सा सर हिलाया। गुड मॉर्निंग। उर्वा ने फाइल खोली। आज 11 बजे आपकी बोर्ड मीटिंग है, 1 बजे लाहौर ब्रांच के साथ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस है, 3 बजे मिस्टर फारूक के साथ
फाइनेंशियल रिव्यू मीटिंग है और 5 बजे नए प्रोजेक्ट के हवाले से प्रेजेंटेशन शेड्यूल है। इसके अलावा ये तमाम फाइलें मैंने चेक करके तरतीब दे दी हैं। हसनैन खामोशी से सुनता रहा। अगर कोई और हदायत नहीं की तो मैं जा सकती हूँ। वो मुड़ने वाली थी कि हसनैन की आवाज सुनाई दी, 1 मिनट। उर्वा के चेहरे पर फौरन नागवारी उभरी। जी, 1 हफ्ता पहले मैंने तुमसे तुम्हारी निजी जिंदगी के बारे में बात की थी। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले उर्वा का सबर जवाब दे गया। सर, आपके साथ मसला क्या है? इसने पहली बार वाज़ेह नाराजगी से कहा। मैं आपके पास नौकरी इसलिए नहीं करे कि आप हर 2 दिन बाद मेरी जाती जिंदगी पर गुफ्तगू करें। हसनैन ने गैर मामूली संजीदगी से इसे देखा। इस बार ये गुफ्तगू जरूरी है। मेरे लिए नहीं, उर्वा ने दो टोक अंदाज में कहा, मेरे लिए। हसनैन की आवाज में ऐसी सख्ती थी कि उर्वा बेख्तियार खामोश हो गई। चंद लम्हे बाद वो बोला, मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूं। मुझे किसी मशवरे की जरूरत नहीं, फिर भी सुन लो। इसने मेज पर रखे कलम को एक तरफ रखा। बेहतर होगा तुम अपने शौहर से तलाक ले लो। चंद सेकंड के लिए कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। उर्वा को लगा शायद इसने गलत सुना। क्या? इसकी आवाज सरगोशी से ज्यादा ना थी। आपका दिमाग ठीक है, वो बेयकीनी से बोली। आप जानते भी आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल जानता हूँ, हसनैन ने पुरसकून लहजे में जवाब दिया। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने दानिश की मैयत देखी थी? उर्वा उलझ गई। मैं इसकी मैयत कैसे देख सकती थी? इसने फौरन जवाब दिया। इसका इंतकाल अमेरिका में हुआ था और वहीं तदफीन हुई थी। यानी तुमने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा? उर्वा खामोश हो गई। हसनैन ने दराज खोली और एक मोटा सा लिफाफा निकालकर इसके सामने रख दिया। फिर मेरे ख्याल में तुम्हें ये देख लेना चाहिए। उर्वा ने हैरानगी से लिफाफे को देखा। ये क्या है? सच, हसनैन ने मुख्तसर जवाब दिया। इसके दिल में अचानक अनजाना खौफ पैदा हुआ। कांपते हाथों से इसने लिफाफा खोला और तस्वीरें बाहर निकाली। पहली तस्वीर देखते ही इसके चेहरे का रंग उड़ गया। दूसरी तस्वीर पर इसकी सांस रुकने लगी। तीसरी तस्वीर पर इसके साथ बुरी तरह लड़ने लगे। तस्वीर में दानिश जिंदा खड़ा था, हंसता हुआ किसी महंगे क्लब में। एक तस्वीर में वो लड़कियों के दरमियान बैठा था। दूसरी में किसी गैर मुल्की लड़की के कंधे पर हाथ रखे मुस्कुरा रहा था। तीसरी में वो इतना करीब खड़ा था कि किसी वजाहत की जरूरत ही बाकी नहीं रहती थी। नहीं, उर्वा के लबों से बामुश्किल निकला, ये झूठ है। काश झूठ होता। हसनैन की आवाज में अफसोस था। ये तस्वीरें पुरानी नहीं है, इनमें से ज्यादातर गुज़िश्ता चंद दिनों में ली गई हैं। उर्वा ने बेयकीनी से सर हिलाया। नहीं, दानिश मर चुका है, दानिश जिंदा है। हसनैन ने पहली बार दो टोक अंदाज में कहा और इसने अपनी मौत का ड्रामा रचाया था। उर्वा का पूरा वजूद साकित हो गया। क्यों? इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों करेगा वो ऐसा? अपने वालिदैन से जान छुड़ाने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए। और वो चंद लम्हे रुका, तुमसे जान छुड़ाने के लिए। उर्वा का हाथ सर पर चला गया। इसे लगा जमीन इसके कदमों के नीचे से निकल गई। और इसकी माँ? इसने टूटी आवाज में पूछा। इन्हें हकीकत का इल्म था। हसनैन का जवाब आया। उर्वा कुर्सी पर बैठ गई। आंसू अब बेख्तियार बह रहे थे। हसनैन कुछ देर खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, इसी को जिंदगी कहते हैं उर्वा। बाज़ औक़ात हम जिस इंसान के लिए मर रहे होते हैं वही हमें जिंदा दफन कर चुका होता है। उर्वा ने सर उठाया तो उसकी आंखों में टूटे हुए ख्वाब बिखरे पड़े थे। मैं ये नहीं कहता कि किसी के जाने के बाद इंसान को दुख नहीं होता, बहुत होता है। बाज़ लोग वाकई दिल का एक हिस्सा साथ ले जाते हैं, लेकिन किसी भी इंसान को इतनी ताकत नहीं देनी चाहिए कि वो तुम्हारी पूरी जिंदगी तबाह कर दे। इसकी आवाज मजीद नरम हो गई, खासतौर पर औरत को, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो इसके दर्द, इसकी मासूमियत और इसकी वफादारी का फायदा उठा लेते हैं। उर्वा खामोशी से रोती रही। मुझे पहले दिन ही शक हो गया था, हसनैन बोला। जिस दिन इसकी मौत की खबर आई थी, इसकी माँ और बहनों के चेहरों पर वो गम नहीं था जो एक हकीकी मौत के बाद होता है। तब मैंने तहकीक करवाई और फिर ये सब सामने आ गया। उर्वा ने कांपते हाथों से तस्वीरें दोबारा लिफाफे में रखी। अब इसके पास न कोई सवाल बचा था, न कोई जवाब। वो आहिस्ता से खड़ी हुई, आंसू पूछने की नाकाम कोशिश की और बगैर कुछ कहे दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। हसनैन ने इसे नहीं रोका। चंद लम्हों बाद दरवाजा बंद हो गया और उर्वा अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सच का बोझ उठाए रोती हुई घर की तरफ रवाना हो गई। लेकिन उर्वा ऑफिस से निकलने के बाद घर नहीं गई। इसके कदम जैसे खुद ब खुद दानिश के घर की तरफ उठ गए थे। पूरा रास्ता इसके ज़हन में एक ही सवाल गूंजता रहा था, आखिर क्यों? आखिर इसने ऐसा क्यों किया था? वो जिस इंसान के लिए रातों को रोई थी, जिसके नाम की इद्दत पूरी की थी, जिसकी याद में अपनी जिंदगी रोक कर बैठी थी, वो जिंदा था, जिंदा और खुशहाल। गाड़ी रोककर वो तेज कदमों से अंदर दाखिल हुई। लाउंज में शमीम बेगम अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी। उर्वा को अचानक सामने देखकर दोनों चौंक गए। अगले लम्हे शमीम बेगम के चेहरे पर नागवारी उभरी। तुम यहाँ क्यों आई हो? इन्होंने सख्त लहजे में पूछा। उर्वा ने कोई जवाब नहीं दिया। इसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ लिफाफा निकाला और पूरी ताकत से इनके सामने फेंक दिया। तस्वीरें फर्श पर बिखर गईं। शमीम बेगम का चेहरा एक लम्हे में जर्द पड़ गया।
इनकी बेटी भी घबरा कर खड़ी हो गई। ये कहां से मिली तुम्हें? उर्वा की आंखों में आंसू थे, मगर इसकी आवाज में ऐसा डर था जो सुनने वाले के दिल को चीर दे। अब ये सवाल मत कीजिए कि कहां से मिली, वो लड़ती आवाज में बोली। पहले ये बताइए कि आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लाउंज में खामोशी छा गई। मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा था? इसकी आवाज बुलंद हो गई। अगर आप लोग मुझसे रिश्ता नहीं करना चाहते थे तो मेरे घर क्यों आए थे? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? शमीम बेगम ने नजरें झुका ली। बेटा नहीं, उर्वा ने फौरन इसकी बात काट दी। आज मुझे जवाब चाहिए। इसके आंसू मुसलसल बह रहे थे। मैंने आपके बेटे के लिए नहीं किया। मैंने इसकी हर बात मानी, इसकी इज्जत की, इसकी मोहब्बत पर यकीन किया। जब सब लोग मेरी इज्जत का मजाक उड़ा रहे थे तब भी मैं इसके नाम की वफादारी निभा रही थी। और वो, इसकी आवाज टूट गई। वो जिंदा बैठा मेरे मरने का तमाशा देख रहा है। शमीम बेगम की आंखों में भी नमी उतर आई। हमें माफ कर दो बेटा, इन्होंने बामुश्किल कहा। हमने दानिश को बहुत समझाया था, बहुत रोका था, मगर इसने हमारी एक ना सुनी। उर्वा तलखी से हंसती और फिर आप लोगों ने खामोशी इख्तियार कर ली। शमीम बेगम सर झुका गई। हम कमजोर पड़ गए थे। नहीं, उर्वा ने फौरन कहा, आप लोग कमजोर नहीं पड़े थे, आप लोग शरीके जुर्म बन गए थे। इन अल्फाज पर दोनों माँ बेटी के चेहरे झुक गए। आप जानती है मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है। उर्वा की आवाज धीमी हो गई। इस बात की नहीं कि दानिश ने धोखा दिया, तकलीफ इस बात की कि मैं इसके लिए रोई थी, मैंने इसके लिए दुआएं मांगी थी, मैंने इसके नाम पर अपनी जिंदगी रोक दी थी। इसने आंसू साफ किए और वो सब झूठ निकला। शमीम बेगम रोने लगी। बेटा हम शर्मिंदा हैं, शर्मिंदगी से मेरा खोया हुआ वक्त वापस नहीं आएगा, उर्वा ने सर्द लहजे में कहा। फिर इसने खुद को संभाला और सीधी खड़ी हो गई। आप अपने बेटे को मेरा पैगाम दे दीजिएगा। दोनों ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। मुझे तलाक चाहिए। शमीम बेगम का चेहरा सफेद पड़ गया। बेटा नहीं, उर्वा ने दो टोक अंदाज में कहा। मैं अब एक ऐसे इंसान के साथ एक लम्हा भी जुड़ा नहीं रहना चाहती जिसने मेरी इज्जत, मेरी मोहब्बत और मेरे एतमाद का मजाक बनाया हो। इसकी आवाज मजबूत हो गई। वो मुझे तलाक दे दे, वरना मैं खुद कानूनी तरीके से इस रिश्ते को खत्म करूंगी, तलाक के कागजात भेज दूंगी। शमीम बेगम बेबस नजरों से इसे देखती रही। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। उर्वा के आंसू दोबारा बहने लगे। क्योंकि इसने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया, इसने मेरी पूरी जिंदगी को एक झूठ बना दिया। ये कहकर वो मुड़ी। इसके कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर वो रुकी नहीं। बेगम शमीम की सिसकियां इसके पीछे गूंजती रही, मगर उर्वा ने पलट कर नहीं देखा। आज इसका दिल टूटा जरूर था, मगर पहली बार वो इस टूटे हुए दिल के साथ एक झूठे रिश्ते से आजाद होने की तरफ कदम बढ़ा रही थी। इसकी मौत ना होना इसके लिए खुशी की बात थी, लेकिन जो तस्वीर इसने देखी थी वो इसका दिल तोड़ चुकी थी। वो एक बेवफा मर्द था जिसका रहना इसके लिए तौहीन थी। एक हफ्ता गुजर चुका था। पूरे एक हफ्ते से उर्वा ने खुद को कमरे में बंद रखा था। ना वो ऑफिस गई थी, ना किसी से बात की थी। सिर्फ शाहिदा बेगम दिन में चंद मरतबा खाना लेकर आती थी, ऐसे समझाती, इसके बाद सहलाती, कभी प्यार से डांटती और कभी खुद इसके साथ बैठकर रो पड़ती। मगर उर्वा जिस अंदर से बिल्कुल खाली हो चुकी थी, आज भी वो खामोशी से बेड पर बैठी सामने दीवार को देख रही थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, इसने कोई जवाब नहीं दिया। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और हसनैन अंदर दाखिल हुआ। उर्वा ने सर उठाया, इसे देखा और फिर नजरें झुका ली। हसनैन आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसके करीब आया और बेड के किनारे बैठ गया। चंद लम्हों तक दोनों के दरमियान खामोशी रही। कितने दिन और खुद को सजा दोगी? आखिर हसनैन ने धीमी आवाज में पूछा। उर्वा की पलकें लड़की, मगर वो खामोश रही। किस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया? इसने अपनी जिंदगी नहीं रोकी। हसनैन ने इसे देखते हुए कहा, फिर तुम क्यों अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हो? उर्वा के होंठ कांप गए। क्योंकि मैं थक गई हूँ, वो बामुश्किल बोल सकी। मैं वाकई थक गई हूँ। हसनैन खामोशी से सुनता रहा। तुम्हें पता है इन 4 महीने 10 दिनों में मैंने क्या झेला था? अचानक इसकी आवाज बुलंद होगी। तुम्हें पता है मैं कितनी रातें जाग कर रोती रही, कितनी दफा मैंने खुदा से दुआ की कि दानिश की कब्र में इस पर आसानी हो, कितनी दफा मैंने इसकी तस्वीर सीने से लगाकर माफी मांगी कि मैं इसे बचा नहीं सकी। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो जिंदा था। इसकी आवाज टूट गई। वो जिंदा था हसनैन, और लड़कियों के साथ रंगरलियां मना रहा था, और मैं एक जिंदा इंसान के लिए मातम करती रही। अगले लम्हे वो बेख्तियार आगे बढ़ी और इसके कंधे से लगकर रो पड़ी। मैं इतनी बेवकूफ क्यों थी? वो सिसक रही थी। मैंने इस पर इतना यकीन क्यों किया? हसनैन ने इसे रोने दिया क्योंकि तुम सच्ची थी। इसने आस्था से कहा, धोखा देने वाला गलत होता है, यकीन करने वाला नहीं। उर्वा मजीद जोर से रो पड़ी। मुझे लगता है मैं खत्म हो गई हूँ। नहीं, हसनैन ने नरमी से कहा, तुम खत्म नहीं हुई, तुम सिर्फ जख्मी हुई हो और जख्म भर जाते हैं। उर्वा ने नम आंखों से इसे देखा। कुछ जख्म कभी नहीं भरते, बाज जख्म निशान छोड़ जाते हैं। हसनैन ने जवाब दिया, मगर इंसान इनके साथ जीना सीख लेता है। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो धीरे से बोला, और बाज औकात खुदा हमसे एक चीज देकर हमें इसकी कई बेहतर अता करता है। उर्वा ने उलझन से इसे देखा। हसनैन ने पहली बार इसकी आंखों में बराह रास्त देखा। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ।
क्या? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उर्वा जैसे साकित रह गई। क्या? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हसनैन की आवाज में गैर मामूली संजीदगी थी। शायद इस वक्त से जब मैंने तुम्हें पहली बार इतने लोगों के दरमियान खामोशी से दुख सहते देखा था, और फिर हर गुजरते दिन के साथ मुझे यकीन होता गया कि तुम एक मजबूत बावकार औरत हो। उर्वा हैरत से इसे देखती रही। तुम भी झूठ बोल रहे हो। इसकी आंखों में खौफ उतर आया। हर कोई यही बोलता है। हसनैन ने फौरन इसका हाथ थाम लिया। मैं झूठ नहीं बोल रहा। इसकी गिरफ्त मजबूत मगर नरम थी। और मैं तुमसे कोई वादे नहीं करूंगा जो पूरे ना कर सकूं। बस एक वादा करता हूं, कभी तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों से दस्तबरदार नहीं होने दूंगा। उर्वा खामोशी से इसे देखती रही। तुम काम करना चाहो करो, पढ़ना चाहो पढ़ो, कारोबार करना चाहो करो। मैं तुम्हारे आगे नहीं तुम्हारे साथ चलूंगा। इसकी आवाज मजीद नरम हो गई। और जब तुम थक जाओगी तो तुम्हारे पीछे खड़ा मिलूंगा। उर्वा की आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे। अगर तुम भी बदल गए तो? हसनैन के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिर तुम मुझे छोड़ देना। उर्वा बेख्तियार से देखती रह गई। मैं तुमसे आज जवाब नहीं मांग रहा, हसनैन ने आहिस्ता से कहा। मैं सिर्फ ये चाहता हूं तुम अपनी जिंदगी को एक मौका दो। तवील खामोशी के बाद उर्वा ने पहली बार अपने आंसू साफ किए। मैं डरती हूँ, मुझे मालूम है, और शायद मुझे वक्त चाहिए। जितना चाहो, हसनैन ने फौरन जवाब दिया। उर्वा ने धीरे से सर हिला दिया। इसके चेहरे पर बरसों बाद उम्मीद की एक मध्यम सी लकीर उभरी थी। शायद वो भी मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं थी, मगर पहली बार इसे महसूस हुआ था कि हर मर्द दानिश नहीं होता और हर इंजाम जिंदगी का इख्तिताम नहीं होता। वो हिम्मत से दोबारा खड़ी हुई थी और कहते ना, जब औरत टूट कर निखरती है तो इससे ज्यादा हसीन कुछ नहीं होता।